तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेसलुक। प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैंने हाईलाइटेड वीडियो डाल दी है क्लैश एट दी कासल की, आप लोग जाके उसे देख सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे आज क्लैश एट दी कासल की, पूरा एक रिव्यू करेंगे, बिल्कुल उसका डीएनए खोल देंगे, सब कुछ पोस्टमार्टम कर देंगे और बताऊंगा आपको कि एग्जैक्टली हो क्या रहा था क्लैश एट दी कासल में और आगे इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ेगा आने वाली स्टोरी लाइन्स में, और साथ ही साथ आपको रेसलिंग न्यूज़ भी दूंगा। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में, जिनका हील टर्न हमने देखा क्लैश एट दी कासल में। उन्होंने अपने फादर पे टर्न किया, उन्होंने एज पे टर्न किया। अब मैं आपको इसकी थोड़ी बैक स्टोरी बता देता हूँ। तो मामला कुछ ऐसा है कि ये पहले से ही प्लान था कि डोमिनिक मिस्टीरियो का टर्न होगा, हील टर्न होगा और एक बड़े लेवल पे होगा। तो बड़ा लेवल आपको पता है, क्लैश एट दी कासल 17,000 का क्राउड, इससे बड़ा क्या ही हो सकता है, फिर इससे बड़ा तो रेसलमेनिया ही हो सकता है। तो आगे का प्लान ये है कि क्लैश एट दी कासल के बाद अब एज और डोमिनिक मिस्टीरियो का मैचेस हो सकते हैं, उनकी फ्यूड चल सकती है। उसमें श्योरिटी नहीं है कि वो चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन अनकन्फर्म न्यूज़ यही है कि एज और डोमिनिक मिस्टीरियो की फ्यूड चलने वाली है और उनके आगे मैचेस भी होंगे। और शायद आप रेसलमेनिया तक डोमिनिक मिस्टीरियो और उनके फादर रे मिस्टीरियो के बीच भी फ्यूड देखो। अब बात करते हैं बेली के बारे में, जिन्होंने बियांका ब्लेयर को पिन किया था क्लैश एट दी कासल में। मैच बहुत शानदार था, वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने पिन किया बियांका ब्लेयर को, और एक स्पेशल रिकॉर्ड भी उन्होंने बना लिया कि इस साल बियांका ब्लेयर को किसी ने पिन नहीं किया था, सिर्फ पहली बार पिन किया, वो भी बेली ने। तो बात बिल्कुल क्लियर है, रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप की तरफ जा रही है बेली। इसमें चैंपियनशिप की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, पहले नहीं थी, अब इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। और देखते हैं कि वुमेन्स टैग टीम चैंपियन कौन बनता है, क्योंकि डैमेज कंट्रोल के पास वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप जाना भी मेरे हिसाब से जरूरी है, क्योंकि उनको आप एक इमर्जिंग पावर के रूप में मतलब इस्तेमाल करना चाह रहे हो, एक तगड़ी फैक्शन बना रहे हो, तगड़ी स्टेबल बना रहे हो, तो उसके लिए उनके पास चैंपियनशिप होना भी एक जरूरी पार्ट है इस चीज का। इसके अलावा अगर हम विमेंस डिवीजन की बात करें तो बेली बहुत बढ़िया कर सकती है एज अ हील चैंपियन के रूप में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बियांका ब्लेयर अच्छा नहीं कर रही है या फिर बियांका ब्लेयर से चैंपियनशिप ले लेनी चाहिए, लेकिन हर बंदे का समय आता है, हर बंदे को एक बार को चैंपियनशिप छोड़नी पड़ती है और नए बंदे को चैंपियन बनना भी पड़ता है। और अगर बेली एक चैंपियन बन जाती है तो वो एक बहुत बढ़िया बात हो सकती है मेरे हिसाब से, क्योंकि नए सुपरस्टार्स को बिल्डअप करने के लिए आपको एक अच्छा हील चैंपियन चाहिए। अब बात करते हैं मैट रिडल और सेथ रॉलिंस के बारे में। क्लैश एट दी कासल में मैट रिडल और सेथ रॉलिंस का मैच हुआ था। सेथ रॉलिंस इस मैच को जीत भी गए थे और अब मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यू रहने वाली है ये फ्यूड, और एक्सट्रीम रूल्स में इन दोनों का एक मैच जरूर होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से पर्सनल कमेंट किए थे क्लैश एट दी कासल में सेथ रॉलिंस ने मैट रिडल की फैमिली को लेके, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहने वाली ही चीज़ है, ये फैक्टर है। तो अगली मंडे नाइट रॉ पे हमें पता चल जाएगा कि मैट रिडल और सेथ रॉलिंस आपस में अपोनेंट होते हैं या अलग अलग अपोनेंट होते हैं। अब बात करते हैं क्लैश एट दी कासल में हुए अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच के बाद की कुछ चीज़ों के बारे में। स्पेशली वो जो गाना बजाना हो रहा था ना टाइसन फ्यूरी और ड्रू मैकिंटायर के बीच, वो तो मुझे सबसे बकवास चीज़ लगी। पता नहीं क्या इंडियन आइडल शुरू हो गया, इंडियन अमेरिकन आइडल कुछ शुरू हो गया, पता नहीं वो क्या था। तो क्लैश एट दी कासल के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी जहाँ पे रोमन रेंस का मतलब शेड्यूल थे कि वो आएंगे। तो जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स ने उनसे कुछ सवाल पूछने शुरू किए, जिस पर रोमन रेंस ने सीधा कहा एक्नॉलेज मी, और वहाँ से चल दिए। तो बड़े सेविज स्टाइल में चले गए, क्योंकि क्लैश एट दी कासल में क्राउड का बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा था रोमन रेंस को। तो वो शायद उनके दिमाग में वो माइंड सेट होगा कि अब मैं यहाँ पे कुछ तबाही मचा के जाऊँ या कुछ सैविज जवाब दे के जाऊँ। इसके अलावा क्लैश एट दी कासल से एक और चीज़ भी हमें पता चल गई कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप यानी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मामला बिल्कुल क्लियर हो चुका है। कोडी रोड्स आएंगे, रॉयल रंबल को जीतेंगे और रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में, हॉलीवुड वाली रेसलमेनिया में। ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, क्योंकि एक्सट्रीम रूल्स में रोमन रेंस आने नहीं वाले। सऊदी का शायद एक पेपर व्यू है इस साल में, उसमें कोई भी अपोनेंट दे दिया जाएगा रोमन रेंस को, तो वो काम चल जाएगा उससे। और बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि रोमन रेंस के पास अपोनेंट बचते ही कहाँ हैं, क्योंकि एज उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते, ब्रॉक लेसनर उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते, और कोई अगर आपको एक नया फेस चाहिए, कुछ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा चाहिए, तो कोडी रोड से बेहतर कोई भी नहीं है। जिस हिसाब से वो अपनी इंजरी से वापस आएंगे, इंजरी के बाद का जब वो वापस आएंगे तो वो जो क्राउड उनको रिएक्शन देगा उसको भी डब्ल्यूडब्ल्यू एक तरीके से मतलब यूटिलाइज करना चाहेगी। तो मेरे हिसाब से रोमन रेंस के चैलेंजर कोडी रोड्स होने वाले हैं और वो रेन लेके अपना चैंपियनशिप लेके अपना रेसलमेनिया में जाने वाले हैं। अब बात करते हैं गंथर के बारे में, जिन्होंने बात करी ब्रॉक लेसनर के साथ उनके पोटेंशियल मैच के बारे में। तो क्या होता है कि क्लैश एट दी कासल में चैंपियनशिप जीतने के बाद मतलब रिटेन करने के बाद उनका एक इंटरव्यू होता है, पॉडकास्ट होता है,
वहाँ उनसे ब्रॉक लेसनर को लेकर सवाल पूछे जाते हैं, उनसे मैच को लेकर भी सवाल पूछे जाते हैं, जिसका उन्होंने जवाब दिया कि बिल्कुल मैं ब्रॉक लेसनर के साथ मैच करना चाहूँगा। हमने यहाँ पे ट्रेडिशन बना दिया कि हम यूके में वापस आएंगे, यूरोप में वापस आएंगे, और ऐसे यूरोप वाले जो इवेंट्स होते हैं ये वापस आने चाहिए, हर 1 साल में, हर 2 साल में इवेंट्स वापस आने चाहिए। और इन इवेंट्स के दौरान मैं बिल्कुल ब्रॉक लेसनर के साथ मैच करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया रेसलर है हमारे ब्रॉक लेसनर। तो गंथर ने बिल्कुल पक्का कर दिया कि मतलब वो ब्रॉक लेसनर के साथ मैच करना चाहते हैं। और ऐसी लिस्ट बहुत लंबी है सुपरस्टार्स की जो ब्रॉक लेसनर के साथ मैच करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ तो मैट रिडल, वो तो मरे जा रहे हैं ब्रॉक लेसनर के साथ मैच करने के लिए। कई बार उनके आप इंटरव्यू सुनोगे या फिर उनके न्यूज़ेस सुनोगे तो वो ब्रॉक लेसनर का नाम हर बार ज़रूर लेते हैं। और शायद एक क्या कहते हैं बैक स्टेज न्यूज़ आई थी जहाँ पे मैट रिडल और ब्रॉक लेसनर का बैक स्टेज में कन्फ्रंटेशन भी हो गया था इस बात को लेकर कि मैट रिडल ब्रॉक लेसनर का बार बार मीडिया में नाम लेते थे। तो गंथर के बारे में अगर मैं कहूँ तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। तो देखते हैं कि ब्रॉक लेसनर के साथ गंथर का मैच, मुझे ऐसा लगता है कि गंथर और ब्रॉक लेसनर का मैच ज़्यादा बेटर हो सकता है कंपेयर टू मैट रिडल और ब्रॉक लेसनर का मैच। तो देखते हैं मैच कब हो पाता है। आई होप कि ये यूके वाले इवेंट्स में ही हो, ताकि गंथर को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले अपने क्राउड के सामने ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार के साथ मैच करने के लिए। तो क्लैश एट द कासल में हमने देखा कि कैसे रोमन रेस के साथ ना ऊसोस थे, ना पॉल हेमन थे, और एक नए कजन सोलो सिकोआ आके उनकी हेल्प कर गए, वो तो बात अलग हो गई। लेकिन पॉल हेमन कहाँ थे? तो मैं आपको बता दूं, बैक स्टेज से ये रिपोर्ट आई है कि पॉल हेमन बैक स्टेज ही थे और वो अपने मतलब कैरेक्टर को इस तरीके से सेल कर रहे थे। नहीं, ब्रॉक लेसनर ने जिस तरह उनको F5 मारा था समर स्लैम में, उस चीज को सेल करने के लिए वो बाहर नहीं आए या अपीयरेंस में नहीं आए, सिर्फ बैक स्टेज वो अपना जो काम कर रहे थे वो कर रहे थे। तो मुझे ये न्यूज़ पता चली, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, मैंने सोचा आपको बताता हूँ कि मतलब किस तरीके से पॉल हेमन अपने कैरेक्टर को लेकर कितना ध्यान देते हैं। दूसरे के कैरेक्टर को तो वो उठा ही देते हैं, एक अलग लेवल पे ले जाते हैं, ब्रॉक लेसनर हो गए या रोमन रेंस हो गए, लेकिन अपने आप को भी कैरेक्टर में रखते हैं हमेशा। मतलब ये चीज़ मुझे बड़ी कमाल की लगती है पॉल हेमन की। तो हेड्स ऑफ टू पॉल हेमन, किस तरह वो काम कर रहे हैं, अपने काम के प्रति पूरी तरह कहते हैं निष्ठा भाव रखते हैं या फिर कह लो डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। और इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये मेरी पहली फेस कैम वीडियो है, फुल बिल्कुल फेस कैम वीडियो है, तो इसी वजह से शायद आपको ज़्यादा कट्स मिलेंगे इसमें, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अगली बार मैं पूरी एक ही लेंथ में पूरी वीडियो को कंप्लीट कर दूँ। और इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।